नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल काल के प्रशासनिक और मुद्रा प्रणाली के बारे में जाना था कि कौन कौन से बादशाहों ने कौन कौन से प्रकार के यानी किन किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था, और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो के माध्यम से जाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम जानेंगे वो मुगल प्रशासन और मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो मुगलों की मनसबदारी जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, क्योंकि हमने अपनी जितनी भी पिछली वीडियो हैं उनके माध्यम से पहले बादशाहों से संबंधित विश्लेषण किया था, उनके बारे में जाना था कि आखिरकार कौन कौन से मुगल काल के बादशाह यानी बाबर से लेकर अब तक किस प्रकार से वो आए थे और किस प्रकार से उन्होंने अपना शासन किया था, उस शासन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, और वो उत्तर मुगल काल तक हमने जाना था यानी मुगलों के आखिरी बादशाह तक। इसके बाद में जो हमने जाना मुगलों के प्रशासन के बारे में जाना कि आखिरकार मुगलों ने अपने इतने बड़े भूभाग यानी साम्राज्य को किन विभागों में बांटा था, और उन विभागों से संबंधित ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिनसे, और उनके विभाग थे जिनके महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम जानेंगे, उसके बाद जो हमने जाना था वो मुद्रा प्रणाली, और जो अब हम जानेंगे वो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। इसके मनसबदारी, तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में तो होता क्या है, ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये क्या थी? मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये मुगलों के सैन्य व्यवस्था पर, उस सैन्य व्यवस्था का एक तो मूल आधार थी। क्या थी? सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी। ठीक है, और थी क्या? तो ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर प्रचलित थी, यानी मंगोलों की दशमलव पद्धति पर यह शुरू हुई थी। इसे शुरू किसने किया था? तो शुरू किसने किया था? इसे शुरू किया था खलीफा अब्बासिद ने। अब्बासिद ने इसे शुरू किया था। शुरू करने के बाद इस व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया किसने था? तो इस व्यवस्था को सबसे पहले चंगेज खां और तैमूर, किसने? चंगेज खां और तैमूर ने इस व्यवस्था को सबसे पहले आजमाया था, यानी अपनाया था। आजमाया था नहीं, अपनाया था। इसके बाद में मुगलों में जब मुगल प्रशासन शुरू हुआ यानी मुगल काल शुरू होता है, तो इस व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाला था अकबर, और अकबर ने भी अपने शासन के 11वें वर्ष मनसब शुरू किया था। कितने? अकबर ने शुरू किया था सबसे पहले मुगलों में। ठीक है ना, तो सबसे पहले अकबर ने दिया था इसे। लेकिन ये मनसब होता क्या है? मनसब का जो मतलब होता है वो होता है श्रेणी या पद। मनसब से संबंधित है कि जो मनसब शब्द है ये जो बोध कराता है श्रेणी और पद को बोध कराता है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता था और उसके अधीन सेना रखी जाती थी। तो उससे क्या है कि जो आम जनता थी वो ये कहती थी भाई ये मनसबदार हैं, यानी कि एक तरीके से ये बहुत ऊंचे पद पर हैं। जैसे कि गांव में प्रधान होता है, लंबरदार होते हैं, ठीक है ना, चौधरी होते हैं या मुकद्दम होते हैं ना, एक वशिष्ठ आदमी। तो मनसबदार क्या थे?
एक वशिष्ठ व्यक्ति तो था मनसबदार, महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी प्रमुख व्यक्ति था, लेकिन ये जो मनसब था ये पद और श्रेणी का बोध कराता है। होता क्या है, सबसे पहले मनसब जो दिया था वो अकबर ने दिया था, और अकबर ने जब मनसब प्रदान किया था अपने शासन के 11वें वर्ष, तो इसने क्या करा था कि जात और सवार, यानी जात सवार से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि मनसबदार जो था उसके पास में जितने जात होंगे, जात जो करते हैं वो एक व्यक्ति विशेष है जात, एक तरीके का सैनिक, ठीक है। ये तो हमारे पास में मनसबदार के पास में यानी एक सैनिक है, तो उसके पास एक सवार, सवार मतलब उसके पास सवारी करने के लिए घोड़ा, क्योंकि उस समय मनसबदारों का एक सैनिक के पास घोड़ा होना बहुत जरूरी था। तो जात सवार का मतलब हो गया, जात जो बोध कराता है वो व्यक्ति विशेष को, और सवार जो बोध कराता है, सवार वो घोड़े या घुड़सवार सैनिक का बोध कराता है। तो अकबर ने जो जब ये मनसब शुरू किया था तो इसमें जात और सवार बराबर होंगे, अकबर का नियम था ये। तो इसमें क्या था, अकबर ने जात और सवार बराबर होंगे, और इसके साथ में उसने जो प्रथा शुरू की थी उसे बोलते हैं द्वैध शासन, द्वैध मनसब। द्वैध मनसब प्रथा जो शुरू की थी वो अकबर ने शुरू की थी। अब मुगल काल में होता क्या है कि इनको श्रेणियों में बांटा गया, मनसबों को श्रेणियों में बांटा गया। वैसे तो ज्यादातर जो हैं मनसब कम के ही थे, लेकिन 5000 के जो मनसब सुरक्षित रखे गए थे वो किसके लिए, शहजादों और राजवंशों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन अकबर के ही काल में ये मनसब 10,000 तक पहुंचते हैं, और 10,000 के बाद में ये 12 तक भी जाते हैं। और उसके बाद में जो बादशाह हुए थे, ठीक है ना, जैसे जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ, तो इन्हों में मनसब और भी ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अकबर के समय में ये जो थे मनसब, इनको श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि एक तरीके से कि उस समय कौन से मनसब के पास जितने जात और सवार होंगे, ठीक है, तो उसे किस नाम से उस समय पुकारा जाएगा। तो सबसे छोटा जो मनसबदार जो था वो कैसे, वो 10 का, सबसे छोटा 10 मनसब, यानी कि आप यहां पर जान लीजिए कि जैसे मैं हूं और मैं मनसबदार हूं, तो मेरे पास में 10, तो मैं 10 का मनसबदार का मतलब है मेरे पास में 10 सवार और 10 ही जात होंगे, तो मैं 10 का मनसबदार हूं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे छोटा जो मनसबदार होता था तो वो 10 का, और सबसे बड़ा जो मनसबदार होता था वो कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। लेकिन बाद में ये 12 तक भी पहुंचते हैं अकबर के काल से ही। किन किन बादशाहों के काल में किस प्रकार से मनसब थे वो सभी के बारे में हम जानेंगे। अकबर ने जो दिया था अपने शासन के दौरान, अकबर ने एक तो मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को 7-7 हजार का मनसब दिया था। 7,000 का मनसब देने वाले ये दो ही थे जिसके द्वारा, जो कि मनसब प्राप्त किए थे अकबर के द्वारा। इसके बाद में अगर अब हम बात करें, इनको तो भाई मिल गए 7-7 हजार के मनसब, जबकि अकबर ने ही ये नियम था कि 5,000 के जो ऊपर के मनसब होंगे अकबर के समय में वो शहजादे और राजवंश के लिए, शहजादों के लिए, राजवंश से संबंधित सदस्यों के लिए होंगे। अब आता है समय जहांगीर और शाहजहां का। इसने क्या करा, मनसबदार यानी सरदारों को जो मनसब प्रदान किए, जो सरदार थे उस समय इनके, तो इन्होंने 8,000 सरदारों को यानी मनसबदारों को तो 8,000 का मनसब दे दिया इन्होंने, और शहजादों को मनसब कितना दिया गया इनके समय में, 40,000 तक का, ठीक है, 40,000 तक का
मनसब दिया गया। अब मनसबों की श्रेणी की अगर हम बात करें, मुगल काल में मनसबों की श्रेणियों की, तो श्रेणी क्या थी, वही मैंने जो भी आपको बताया, 10 से लेकर 500 तक का जिसके पास मनसब था, यानी 10 से लेकर 500 तक का जिसके पास मनसब था उसे कहा जाता था मनसबदार। ठीक है। और जिसके पास में 500 से लेकर और 2500 से कम, यानी 500 से अधिक शुरू कर 500 से शुरू कर और 2500 से कम जिसके पास मनसब था उसे कहते थे अमीर। यानी 500 से 2500 तक रखने वाला मनसबदार जो व्यक्ति था उसे अमीर कहा जाता था। अब 2500 से लेकर 2500 यानी 2500, इससे अगर किसी के पास अधिक का मनसब अगर उसको मिलता था बादशाहों के द्वारा कि भाई आप जो हैं 2500 से ऊपर यानी 2500 से ऊपर के मनसब लेंगे, यानी कि 3000, 4000, 5000, 7000, तो उसे बोला जाता था मुगल काल में अमीर ए उम्दा। अमीर ए उम्दा। अब इसके बाद में ये क्या था, अकबर के समय में एक चीज और थी कि सबसे ऊंचा जो सैनिक पद था उस समय मनसबदारी में सबसे ऊंचा सैनिक जो पद था वो था खाने जमा। खाने जमा और खाने खाना, इसके बाद में किसका था, खाने खाना। खाने जमा और उसके बाद में खाने खाना, क्या था, खाने जमा और खाने खाता। लेकिन ये जो पद था एक ही व्यक्ति को ज्यादातर दिया जाता था, किसी एक ही व्यक्ति को यह पद दिया जाता था। अब बात करें कि भाई ये तो मनसबदार हो गए, अब इन मनसबदारों के यानी सरकारी जो इनके विभाग थे, जो बादशाहों के कार्यालय थे, उनमें जो व्यक्ति काम करते थे, उनमें जो व्यक्ति काम करते थे, लेकिन होता क्या था, सरकारी विभाग में काम तो करते थे भाई वो, लेकिन मनसबदार नहीं थे। यानी बादशाहों के अधीन उनके सरकारी विभाग में कार्य तो करते थे लेकिन वो मनसबदार नहीं थे। तो उन्हें क्या करते थे, उनके लिए क्या कहा जाता था, जो मनसबदार नहीं थे सरकारी विभागों में उन्हें कहा जाता था रोजंदार। रोजंदार यानी इन्हें दैनिक वेतन दैनिक खर्चा इन्हें दिया जाता था। मनसबदारों की अगर हम बात करें फिर से, तो मनसबदारों को क्या मिलता था भाई, ये तो हो गए उनमें सरकारी विभाग में काम करने वाले। अब जो मनसबदार अपने पास में सैनिक रखेंगे, जात सवार रखेंगे, तो उनके लिए खर्चा कहां से मिलेगा। तो मुगल काल में क्या था, इनके लिए मनसबदारों को क्या दिया जाता था, नगद। इनका जो वेतन था, मनसबदारों का जो अदायगी थी, ठीक है ना, जो इन्हें देना था मुगल बादशाहों के द्वारा, वो दिया जाता था नगद, कि भाई आपको नगद दिया जाएगा। ठीक है, आपको वेतन नगद दिया जाएगा। यानी एक मनसबदार को मान लो किसी के जैसे कि सरकारी कोष से या सरकारी बादशाह के द्वारा 1000 मुद्रा दी जाए सोने के, यानी 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे तुम्हें, तो वो 1000 जो सोने के सिक्के हैं वो नगद, नाम तो नगद का था कि आपको वेतन नगद और जागीर, ठीक है ना। तो जो उनकी तय होती थी, वेतन जो तय होता था वो नगद में होता था कि भाई आप इतने के मनसबदार हो तो आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 सिक्के दिए जाएंगे। लेकिन उनके बदले में, यहां पर समझने की कोशिश करो, ये जो शब्द है ना नगद, इनका मनसबदारों का वेतन तय तो होता था नगद रूप में, लेकिन उस नगद पैसे का जो रूप है उसके बदले में उसे मिलती थी जागीर। क्या थी, नगद रूप में इनका वेतन तय होता था लेकिन इन्हें मिलती थी वेतन के रूप में जागीर। जागीर का मतलब जानो, मान लो कि जैसे कि एक मनसबदार को 1000 रुपए दिए जाते हैं, भाई तुम्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे, तो 1000 रुपए की कीमत की, यानी जहां से 1000 रुपए की पैदावार होती हो, ठीक है ना, वो इतनी इसे जमीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी।
ऐसा स्थान दे दिया जाता था कि भाई यहां से जो राजस्व वसूला जाएगा, ठीक है ना, राजस्व वसूलने का अधिकार अब वो तुम्हारा होगा। तो यहां पे समझो कि इन्हें नगद तो दिया जाता था, लेकिन उसके बदले में वेतन के रूप में जागीर मिलती थी, वेतन के रूप में नगद का नाम, और उसके बदले में यानी कि जो भाई तुम्हें हमें पैसा दे रहे हैं, इससे बढ़िया इस जमीन से इतना बढ़िया पैदावार होती है कि अगर तुम यहां से उगाओगे, वसूल करोगे और उसे अगर बेचने की कोशिश, जैसे कि हम अपने जमीन से, मान लो उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें 1,000 रुपए लेने हैं भाई, हम सरकारी विभाग में हमें 1,000 रुपए लेने, तो गवर्नमेंट क्या यानी कि सरकारी विभाग वाले क्या करते, भाई 1,000 रुपए हम तुम्हें दे तो दें, पर वो हम नाम तो है नगद कि 1,000 रुपए मिलेंगे, तुम्हें मैं ये जमीन दे रहा हूं, यहां से जो भी उगेगा उसका राशि जो तुम लोगे, तो उसे अगर तुम देखोगे ना तो वो 1,000 रुपए का बैठेगा। तो एक तरीके से मैंने ये उदाहरण के स्तर पे आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ठीक है, जागीर मिलती थी इन्हें, लेकिन अब इस जागीर पर ये क्या करते थे, इन्हें राजस्व प्राप्त करते थे, केवल वसूली तो कर सकते थे, लेकिन उस पर जागीर पर इनका प्रशासनिक अधिकार नहीं था, क्योंकि भाई तो वो तो सुल्तान ने दी है, मैं बादशाह ने दी है कि भाई तुझे हम तू मनसबदार है, ठीक है, तेरे लिए इतने पैसे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इतनी जमीन मिल जाएगी और यहां से जो तू उगाएगा वो तेरे इतने ही हो गए, जो भी इनकी तय होती थी। ये प्रशासनिक अधिकारी उस जमीन पर नहीं था, ठीक है। अब इसका जो वेतन था वो सरकार के द्वारा कम से कम 5 महीने से कम और 10 महीने से अधिक नहीं रखते थे, ठीक है ना। तो इनका जो हम ये गवर्नमेंट बादशाह, जो सरकारी विभाग वाले, इनके इसके जो वेतन था उसे 5 महीने से तो कम और ज्यादा से ज्यादा 10 महीने तक वो हिसाब किताब यानी उसका करते थे, नहीं रख पाते थे, दे देते थे। अब अकबर के समय में मनसबदार को जो वार्षिक मिलता था वो 240 रुपए मिलता था। अब 240 रुपए मिलता था, अब हो गई समस्या, जब जहांगीर का समय आया तो इसने इस मनसबदार के वेतन को, वार्षिक आय को घटा दिया और वो कर दी 200 रुपए, 200 रुपए वेतन कर दिया वार्षिक। और इसमें भी एक नया नियम बना दिया जहांगीर ने कि सवार पद के आधार पर 500 से नीचे की 3 श्रेणियां बनाई, यानी सॉरी 5,000 से नीचे की सवार पद के आधार पर जहांगीर ने 5,000 से नीचे की 3 श्रेणियां बनाई। वो श्रेणियां कौन कौन सी थी, तो प्रथम श्रेणी जो इसने बनाई थी उसमें क्या था, जात और सवार बराबर होंगे। अब ये 5,000 से नीचे के मनसब के बारे में जानकारियां चल रही हैं। क्या प्रथम श्रेणी क्या था कि जात और सवार बराबर होंगे, मनसबदारों के जात और सवार बराबर। अब दूसरी श्रेणी का जो मनसबदार आते हैं उसमें क्या था कि जो जात है, जात यानी जितने व्यक्ति, एक तरीके से व्यक्ति विशेष, तो जितने जात हैं उससे कम उसे घुड़सवार सैनिक रखने पड़ेंगे। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, प्रथम श्रेणी में क्या था, जैसे कि 5,000 जात हैं तो 5,000 ही घुड़सवार रखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी श्रेणी का जो मतलब है कि अगर जात 3 यानी 5,000 है, सॉरी 5,000 है तो इन्हें 3,000 सवार यानी घुड़सवार रखने पड़ेंगे। अब तीसरी श्रेणी का जो है उसमें जात पद के आधे से भी कम, यानी जात पद अगर 3,000 है, 5,000 है, इसमें भी मैं जोड़ देता हूं 5,000 है तो कम से कम 2,000, आधे से भी कम उन्हें अपने पास घुड़सवार सैनिक रखने पड़ेंगे। ये 3 श्रेणियों में 5,000 से नीचे के इन्होंने बांट दिए सवार पद को। अब इसके बाद में जो शासन आता है वो आता है शाहजहां का। तो शाहजहां ने क्या करा, मनसबदारी के दौरान
इसने क्या करा कि हासिल और जमा, इसने हासिल और जमा के अंतर को कम करने के लिए, हासिल और जमा के अंतर को, हासिल जो होता है क्या होता है, हासिल होती है वास्तविक आय, ठीक है, और जमा जो होती है वो अदायगी। वास्तविक आय और वास्तविक वसूली या अदायगी, इसके अंतर को कम करने के लिए शाहजहां ने मासिक अनुपात कर आधार की व्यवस्था यानी जागीर व्यवस्था शुरू करी। मासिक अनुपात यानी छमाही और तिमाही के आधार पर जागीरों की व्यवस्था शुरू करता है शाहजहां। इसका है, इसने क्यों करी, ये जो चाहता था वो ये कि जागीरों की जितनी भी वसूली है, वास्तविक वसूली, जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर, किसने, वास्तविक वसूली के आधार पर इसने महाना जागीरों, क्या, महाना जागीरों की व्यवस्था शुरू की। महाना जागीरों का मतलब सिसमाहा, सिसमाहा और सिसमाहा, सिसमाहा और सिसमाहा व्यवस्था शुरू की। अब भैया ये क्या है सिसमाहा, सिसमाहा जो है वो जो जागीरों की जमा, जितनी जमा थी, जागीरों की जितनी जमा थी, यानी जागीरों की वास्तविक जमा के आधार पर 50%, अगर 50% थी, 50% जो जमा थी, यानी जागीरों से जो वसूली, जो वसूलते थे, अगर वो जागीरों से 50% होती थी, 50% होती थी तो उसे बोलते थे सिसमाहा जागीर। क्या बोलते थे, उसे बोलते थे सिसमाहा जागीर। यानी महाना जो जागीर व्यवस्था शुरू की थी उसमें अगर किसी जागीर से 50% वास्तविक आय के आधार पर जो जमा हो जाता था उसे सिसमाहा जागीर, और जिसमें 25% यानी 1/4 जमा हो पाती थी, वास्तविक वसूली हो पाती थी, तो उसे बोलते थे सीमाही, सीमाही जागीर, सीमाही जागीर उसे कहा जाता था। अब मनसबदारी की बातें हैं तो उनके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य उनके बारे में ही तो जानेंगे। तो अकबर ने क्या करा था, जब दाग प्रथा शुरू की थी, हालांकि दाग प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन ने, उसके बाद बलबन ने भी, उसके बाद शेरशाह ने भी, और उसके बाद अकबर ने शुरू की थी, लेकिन उस समय दाग प्रथा में एक निशान लगाया जाता था, ठीक है। अब मनसबदारी की बात चल रही है तो उनसे संबंधित है तो जानना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, अकबर ने जो दाग प्रथा शुरू की थी उस प्रथा को क्या कहा गया, भाई देखो ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पेपरों में पूछा जाता है। तो अकबर ने जो दाग प्रथा शुरू की थी उसका नाम था तसहीहा, तसहीहा प्रथा शुरू की थी अकबर ने। अब इस प्रथा में होता क्या है, इस प्रथा में 2 प्रकार के दाग लगते हैं, 2 प्रकार के दाग लगते थे। कौन कौन से, याद रखना 2 प्रकार के, एक दाग तो था शाही दाग और एक दाग था मनसबदारी का, मनसबदारी का दाग, ये याद रख लेना, क्योंकि दाग प्रथा के बारे में सबसे पहले अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो सभी अलाउद्दीन की तरफ भागते हैं, क्योंकि शुरू भी भाई दाग प्रथा उन्हीं उसी ने की थी। लेकिन दाग प्रथा में 2 तरह के दाग लगाने की प्रथा, यानी दाग प्रथा तसहीहा, तसहीहा किसने की, अकबर ने, ठीक, क्या दाग प्रथा थी। कब लगती थी, 2 प्रकार के लगते थे, एक दाग लगता था शाही दाग, ठीक है, सुल्तान यानी बादशाह की तरफ से, दूसरा मनसबदारी की तरफ से। तो इससे पहचान होती थी, 2 दाग लग गए। इसके ही लिए, इस व्यवस्था के लिए अकबर ने अलग विभाग खोला था। अलग विभाग का नाम पता क्या था, दागे मुहाली, दागे मुहाली, याद रखना, कभी दागे मुहाली अलाउद्दीन खिलजी लगा दो,
दागे मोहाली अकबर के द्वारा खोला गया विभाग था। अब अकबर के बाद में फिर से देखो मनसबदारी प्रथा को इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अकबर ने शुरू करी, अकबर के बाद में जहांगीर था, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, ठीक है ना। तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी था, तो मनसबदारी जब अकबर ने करी तो वो मनसबदारी फिर जहांगीर में, लेकिन जहांगीर ने थोड़े से फेरबदल करे, उसके बाद में फिर शाहजहां ने थोड़े फेरबदल करे, ठीक है ना। तो लेकिन प्रथा तो एक ही थी, मनसबदारी व्यवस्था तो एक ही थी। अब क्या है, जहांगीर ने एक प्रथा चलाई, दोई अफसा और सिंह अफसा। क्या ये देखो क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सका है, दोई अफसा और सिंह अफसा, इसके बारे में हो सकता है आप सभी जानते हो। दोई अफसा का मतलब अपने जात पद से दुगने सवार रखना, ठीक है। दोई अफसा अपने जात पद से दुगने सवार रखना, और सिंह अफसा का मतलब है अपने जात पद से 3 गुना सवार रखना। तो ये कब था, ये मनसबदारी व्यवस्था के ही अंतर्गत था। हालांकि इससे पहले अगर मुगलों की सेना का विभाजन करें तो वो दोई अफसा, सिंह अफसा, यक अफसा और निम्न अफसा अकबर के समय में, ठीक है ना। लेकिन इसी में जहांगीर ने दोई अफसा और सिंह अफसा प्रथा शुरू कर दी। वो सेना का विभाजन था कि सेना इस प्रकार से थी, लेकिन इसने मनसबदारी में दोई अफसा और सिंह अफसा शुरू कर दी। यक अफसा में, अब देखो दोई अफसा में तो अपने जात पद से दुगने घुड़सवार रखना, सिंह अफसा में अपने जात पद से 3 गुना सवार रखना। लेकिन जो इसका यक अफसा था, यक अफसा, उसमें एक ही पद के एक ही घुड़सवार रखना, यानी एक सवार एक ही होना। अब इसने तो मनसबदारी में ये चीज बढ़ा दी, लेकिन अकबर ने जब ये प्रथा थी तो अकबर ने जितने जात उतने ही सवार की व्यवस्था बना के चला था। इसके बाद में शाहजहां, शाहजहां ने क्या करा कि इसने क्या करा कि मनसबदार, इसने बिना ही पद को बढ़ाए, बिना सवार ही बढ़ाए, यानी जहांगीर ने भी बिना सवार यानी बिना जात के 2 गुने और 3 गुने सवार कर दिया, यानी दोई अफसा सिंह अफसा के अंतर्गत। और शाहजहां ने क्या करा, सवार का मनसब का, यानी होता क्या है, इसने सवार को नियुक्ति पत्र देते थे ये, ठीक है। मनसबदार को ये क्या करते थे, नियुक्त करते थे, और जहां पर ये नियुक्त होते थे तो इसने उसमें थोड़ा सा चेंज किया। इसने क्या किया कि जो सवार यानी जो मनसब अपने सवार को नियुक्ति के समय जहां उसे जागीर मिलती थी, मान लो कि साम्राज्य के पास में ही उसे नियुक्ति मिल गई कि आप यहां के मनसबदार हो और यहां पर ही आपको जागीर मिलेगी। शाहजहां के समय में, यहां पर थोड़ा आप थोड़ा गौर करना कि जिस मनसबदार को शाहजहां के समय में यह था कि आपको यहां पर तो तुम्हारी नियुक्ति हो गई, एक चिन्ह कर दिया अपने शासन के दौरान कि भाई यहां पर आपको नियुक्ति मिलेगी, यानी एक जगह, विशेष जगह, नजदीक की जगह, यानी जो कि मुगल बादशाहों के शासन में जगह थी, यानी जो कि राजधानी के नजदीक थी, एक तरीके से नजदीक मान लो आप कि भाई आपने राजधानी के नजदीक तो तुम्हें आपको जगह मिल गई कि आप यहां पर रहोगे मनसबदार बन के। तो उसमें क्या था कि जहां पर तुम नियुक्त हुए हो वहां पर मिलती थी जागीर, और अगर वो जागीर आपको राजधानी के नजदीक मिल रही है, एक उदाहरण के तौर पर कि आपको जो नियुक्ति और जागीर एक ही जगह नजदीक मिलती है, तो उसमें क्या था, तुम्हें रखने पड़ेंगे 1/3 घुड़सवार सैनिक। और अगर यही नियुक्ति, अगर यही पोस्ट, एक तरीके से अगर यही तबादला राजधानी से दूर किसी सूबे में हो जाए, भाई राजधानी से, जैसे मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, मान लो अब दिल्ली के नजदीक है, तो जो दिल्ली के नजदीक जिन्हें पोस्टिंग होती थी यानी नियुक्त किया जाता था वो रखते थे 1/3,
वहीं तुम्हें जागीर और यहां तुम्हारी पोस्टिंग। अब जो दूसरे दूसरे थे जिन्हें पोस्टिंग मिलती थी सूबे से बाहर, बाहर वाले सूबों में, बाहर वाले सूबे का मतलब यह है कि जो दिल्ली से मान लो आगरा में नियुक्त थे या इलाहाबाद में नियुक्त थे या गुजरात में नियुक्त या बंगाल में नियुक्त थे, सूबे से बाहर हो गए वो, तो सूबे से बाहर वाले को रखने पड़ते थे 1/4 घुड़सवार। अब मुगल साम्राज्य तो बड़ा था, अब ये कहते हैं कि भारत से अगर बाहर उनकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग मतलब जैसे काबुल कंधार तक था भारत, अगर उनको वहां पर पोस्टिंग होती है कि भाई तुम वहां पे तो नियुक्त हो गए और वहां पर तुम्हें जागीर मिलेगी, तो उनको रखने पड़ते थे 1/5 घुड़सवार सैनिक। शाहजहां ने अपने समय में मनसबदारों को ये चीज इसने अपने शासन के दौरान कर दी। अब होता क्या है कि जो मनसबदारी का पद है ये अनुवांशिक नहीं था, वंश अनुगत नहीं था। ठीक है, वंश अनुगत का मतलब ये है कि जैसे पिता को मिल गई मनसबदारी, उसके बाद में बेटे को मिल जाए या उसके बाद मिल जाए, अगर वो किसी पद से हट जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए तो ये जो मनसबदारी का पद था यह ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता था, फिर नहीं मिलता था, खत्म हो जाता था। अब देखो औरंगजेब ने क्या करा था कि औरंगजेब ने मनसबदारों को, अब देखो यहां पर समझो, अब आ गया औरंगजेब का समय दोबारा। तो औरंगजेब के समय में जैसे किसी मनसबदार को बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिल जाओ, कौन सा, फौजदार का या किलेदार का, तो इसने क्या करा कि इसमें अतिरिक्त वृद्धि कर दी। अतिरिक्त वृद्धि का मतलब यह है कि जब उन्हें पोस्ट बहुत अच्छी मिलेगी, फौजदार और किलेदार, जब ये चीज मिल गई तो उसने अतिरिक्त वृद्धि का महत्व निकाल लिया, माध्यम निकाल लिया, माध्यम निकाल लिया। जब उन्हें भाई तुम्हें पोस्ट बहुत बड़ी मिल गई तो अब आप में तो वृद्धि होनी है, और वृद्धि होनी है तो इसके लिए क्या करा जाए कि ताकि आप ऑब्जेक्शन भी ना उठाएं, यानी किसी भी तरीके से उस बात का विरोध ना करें। तो इसने क्या करा कि अतिरिक्त वृद्धि का एक माध्यम निकाला, और उस माध्यम को क्या कहा जाता था, उस माध्यम को मसूरत, उसे मसूरत कहा जाता था। अब होता क्या है, औरंगजेब के ही समय में सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। औरंगजेब के समय में मनसबदारी यानी जागीर बांटने की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई कि इन्हें सरदार या मनसबदार या अमीरों को जागीर देने के लिए ही नहीं बची। औरंगजेब के शासन के दौरान क्या थी, जागीर देने के लिए भी इसके समय में नहीं बची थी। और जब जागीर नहीं बची थी तो इस समस्या को किस नाम से जाना गया, इस समस्या को जाना गया बेजागिरी। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इस समस्या को बेजागिरी कहा गया। अब ये जो मनसबदार है या अमीर जो थे, ये इनको नियंत्रण में रखने के लिए मुगल बादशाहों ने कुछ कानून भी बनाए। क्या, इन पर नियंत्रण रखने के लिए मुगल बादशाहों ने जो कानून बनाए उसको क्या कहते थे, अमीरों को नियंत्रण में करने के लिए जो कानून बना उस कानून को कहते थे राजगमिता कानून। राजगमिता कानून उसको कहते थे। राजगमिता कानून का मतलब है कि राजा के मरने के बाद में उसकी संपत्ति को अपने साम्राज्य में या साम्राज्य के अधीन दोबारा से ले लेना। यानी जैसे कि पद दे दिया तो वो पद छोड़ दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो जो संपत्ति थी उसे फिर से अपने साम्राज्य में यानी अपने शासन के अधीन ही उसे ले लेना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मनसबदारी शासन से या शासन के बारे में जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।